अपना 5DME5201 मॉड्यूल 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है? रिव्यू एंड बेसिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स, डायनामिक्स, ये आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। नया कॉन्सेप्ट आएगा रिजिड बॉडी। नया तो नहीं है, मैकेनिक्स में ऑलरेडी आप लोग इसकी स्टडी कर चुके हैं, रेजिस्टेंट बॉडी और रिजिड बॉडी की। तो एक रिव्यू या रिवीजन हो जाएगा। फ्रेश स्टार्ट होगा मैकेनिज्म एंड मशीन्स, जिसमें लिंक्स, काइनामेटिक पेयर्स, देयर टाइप्स। ये चीज है क्या? ये लिंक, काइनामेटिक पेयर है ना, काइनामेटिक पेयर्स एंड देयर टाइप्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी होल्ड पे रखेंगे, पहले लिंक्स, काइनामेटिक पेयर्स ही स्टडी करनी है। 1-2 दिन लग जाएगा इसको समझने में। आफ्टर दैट काइनामेटिक चेन्स एंड देयर टाइप्स, कंस्ट्रेंट मोशन एंड मैकेनिज्म्स। तो यहाँ से फ्रेश स्टार्ट होगा। हर बार मैंने बोला थ्योरी ऑफ मशीन में क्या मशीन काम कैसे करती है, उसके हर एक एलिमेंट को भी स्टडी करना है हमें थ्योरी ऑफ मशीन में। तो हर एक एलिमेंट, किसी भी मशीन का हर एक एलिमेंट को सिंपली लिंक बोला जाता है, उसी की स्टडी हमें करनी है। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। और जब हम मैकेनिज्म स्टडी कर लेंगे कि कितने टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे कैसे मशीनें काम करती हैं, उनके थ्रू मोशन और फोर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कर लेने के बाद फिर इन्वर्जन की बारी आती है। इन्वर्जन ज्यादा कुछ है नहीं, एक वर्ड है इन्वर्जन, जिसका मतलब ये होता है जैसे 4 लिंक है किसी चीज में, मतलब 4 अलग अलग उसके एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। उनको अगर नाम दे दूं 1 2 3 4, तो लिंक 1 को फिक्स करके मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, लिंक 2 को फिक्स करके एक दूसरा मैकेनिज्म बन जाएगा, लिंक नंबर 3 को फिक्स करके तीसरा मैकेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरह से आप बाय फिक्सिंग ईच एंड एवरी लिंक separately we can obtain different kind of mechanism, that is called inversion. And finally at the end of the branch of classical mechanics that is concerned with relationship between motion and its causes, especially forces and torques. ठीक है, जब भी फोर्सेस की स्टडी करेंगे वो भी मोशन के साथ, तो काइनेटिक्स में आएगा। काइनामेटिक्स में फोर्सेस हट जाती हैं एंड वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट मोशन. What is dynamics? The branch of mechanics concerned with motion of bodies under action of forces. अभी कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि भाई काइनेटिक्स और डायनामिक्स तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब स्टडी करते हैं ना तो काइनेटिक्स के ही 2 पार्ट हो जाते हैं, पहला काइनामेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। काइनेटिक्स के ही 2 पार्ट हो जाते हैं, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स, जिसमें काइनामेटिक्स में जब स्टडी कर रहे हैं हम तो सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, and if we are studying forces as well as movement, that will be under dynamics. अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है रिजिड बॉडी का, ये थ्रू आउट थ्योरी ऑफ मशीन कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि all the bodies, all the elements, not the bodies but all the elements that we are studying is considered as rigid body. A rigid body is a solid body in which deformation is zero. There will be no deformation, but we all are known to the fact that if a body is under some force, कुछ ना कुछ उसमें, चाहे वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या साइज, जो ओवरऑल साइज होगा उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो आता है. But in case while we are studying theory of machine, we consider there is no change in body after application of force. अब सोचिए जब आपका कंबशन होता है, आईसी इंजन के अंदर कंबशन होता है, तो बहुत बड़े अमाउंट में फोर्स जनरेट होता है. अब इतना फोर्स है, वो जाहिर सी बात है पिस्टन से फोर्स ट्रांसमिट होगा कनेक्टिंग रॉड पे, तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना. लेकिन उस डिफॉर्मेशन को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं. इसलिए जो
कनेक्टिंग रॉड है या क्रैंक शाफ्ट है, उसको हम रिजिड बॉडी कंसीडर करके चलते हैं। अब अगला, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम रिगार्डलेस एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सपोज कोई एक लिंक है, इस तरह से एक एलिमेंट है, लिंक तो अभी नहीं बोलिए, एलिमेंट, इसमें दो साइड में ऐसे होल किया हुआ है, इसको सपोज ये कहीं पे यूज करते हैं। जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा, ध्यान से सुनना, सपोज हम इस पे लगा रहे हैं टेंशन, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाकी साइड में टेंशन से टी, एंड इफ वी कंसीडर 2 points, point 1 or say point A and point B, point A and point B, ये लाइन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स means distance between A and distance between point A and point B will remain unchanged during this load is applied, this load T is applied for the time regardless, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है on the rigid body remains constant in time regardless of external forces exerted on it, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बीच में ये डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। अब ये जो रिजिड बॉडी है ना, ये बिल्कुल आपका जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हुआ है, मशीन डिजाइन पढ़ा हुआ है, और ये तीनों बोलते हैं कि जब किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन 100% आएगा, ठीक। लेकिन जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कंसीडरेशन है। जब थ्योरी ऑफ मशीन के लिए हम चीजों को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ कंसीडरेशन है रिजिड बॉडी, अदरवाइज एलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं, एक तो रिजिड बॉडी है और दूसरा रेजिस्टेंट बॉडी। A body, resistant body देखिए, a body is said to be resistant body if it does not deform for the purpose for which it is made। अब रेजिस्टेंट बॉडी क्या है, जो साइकिल की या बाइक की चेन होती है ना, चेन लगाते हैं ना उसमें ड्राइव करने के लिए, या पुली ड्राइव में जब बेल्ट यूज करते हैं, उसको हम रेजिस्टेंट बॉडी कंसीडर करते हैं। हालांकि 4-6 महीने बाद कुछ ना कुछ उसमें लेंथ इंक्रीज हो जाती है बेल्ट की या चेन की, जिससे हमें चेन छोटा कराना पड़ता है, लेकिन जब आप चीजें स्टडी कर रहे हैं तब आप चेन को या बेल्ट को रेजिस्टेंट बॉडी मान के चलेंगे। पुली 1, पुली 2, यहाँ पे जो बेल्ट हम लगाएंगे, जो बेल्ट लगा है पुली 1 पुली 2 के बीच में, या चेन ड्राइव अगर यूज कर, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि चेन या पुली इज रेजिस्टेंट बॉडी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, सॉलिड। रिजिड बॉडी की बात आएगी तो आपके दिमाग में सॉलिड ही आना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी आ रही है तो उस केस में सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकती है। इसमें देखो एक लाइन लिखा हुआ है, which does not deform, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, सारा क्लियर कर रहा हूँ। A body is said to be resistant body if it does not deform for the purpose for which it is made।
अब इसमें गैस की बात तो कह दी मैंने, लेकिन गैस कहाँ पे आएगा? न्यूमेटिक ब्रेक होता है गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो ट्रक्स वगैरह आती हैं, तो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है। अब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्या मतलब है? डिफॉर्मेशन इसलिए नहीं हो रहा है, काम कैसे करता है ब्रेक? एक वेसल होता है, ठीक, इसमें कंप्रेस्ड एयर रहती है, ये कनेक्ट हो जाती है आपकी ब्रेक के साथ पाइप के थ्रू, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम ब्रेक कंसीडर कर लेंगे, ठीक। जब आप पैडल पुश करेंगे, जब आप पैडल पुश करते हैं, तो चूंकि ये गैस आपका इस वेसल के अंदर, कलर चेंज कर रहा हूं, अब जो भी है वो गैस कंसीडर करना, ग्रीन कलर में वेसल के अंदर गैस है, ठीक है। हमने पेडल प्रेस किया तो क्या होगा? गैस पाइप के थ्रू आगे बढ़ेगी और इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, शू के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, शू जाकर के ड्रम के साथ अटैच हो जाएगा और फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो जाती है या ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है। इतना क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रीन कलर में गैसेस शो की गई हैं। यहाँ से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे पैडल के ऊपर, तो वेसल से गैस निकल के आगे जाएगी और आगे जाने के बाद ये ब्रेक शू पर एक्शन होगा, ब्रेक शू तक फोर्स आपका ट्रांसमिट होगा और ब्रेक लग जाता है एंगेज होने के बाद। तो ये तो गैस का केस हो गया, ठीक। लेकिन इसमें आप ये बोलेंगे गैस तो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन इस केस में, न्यूमेटिक ब्रेक के केस में, द गैस वी आर बीइंग which is being used is at constant pressure। कोई प्रेशर ले लेंगे कि चलो ठीक है 200 psi का प्रेशर है, दैट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग वर्क। जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तब से ब्रेक लगने तक द प्रेशर विल बी कांस्टेंट, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन नहीं होता। प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से डिफॉर्मेशन होता है, बट दैट डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड बिकॉज resistant body is always considered as resistant body is always considered as non-deforming. In case of gas, in case of liquid, there will be deformation, but deformation will be in terms of volumetric deformation. जब भी डिफॉर्मेशन होगा क्या? उसका वॉल्यूम चेंज होगा गैस का। अभी लिक्विड गैस, ये दो चीजों के लिए हम शेप कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, जिस वेसल में रखेंगे उसी शेप का हो जाता है। तो इन दोनों केस में हम क्या कंसीडर करते हैं? लिक्विड और गैस के केस में वॉल्यूम। देयर विल बी नो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन फॉर लिक्विड एंड गैस। तो अब एक पंचलाइन आती है, ऑल द rigid bodies can be said as resistant bodies. All the rigid bodies can be said as resistant bodies, but all resistant body cannot be said resistant body, rigid body, because rigid body is solid. Rigid body is always considered as solid body, but resistant body can be solid, liquid and gas. इतना क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए, चैट में रेस्पॉन्ड करिए, और किसी को कंफ्यूजन हो तो रिपीट करने के लिए बोलिए। ओके, टू पार्टिसिपेंट। कृष्णकांत अनम्यूट कर दिया आपको, बोलिए। Sir, once again tell me about the difference between kinetic and dynamics. Kinetics and dynamics. Yes, sir. Kinetics is the study of element under velocity and force. अब काइनेटिक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, काइनेटिक्स के दो पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड पार्ट इज डायनामिक्स।
Mechanics can be subdivided into two parts, statics and kinetics. When we study the elements or body in rest position, that will be termed as statics. But while we are studying the force in running momentum, or at the time when body is moving from one place to another place under application of force, अभी फिर उसके बाद खत्म नहीं होता. Kinetics can be subdivided into two parts, kinematics and dynamics, in which kinematics kinematics is sub branch in which we study only about motion, and in dynamics we study motion along with forces. Clear है कृष्णा? कृष्णा किसका क्वेश्चन था? ओके अभी चैट में एक क्वेश्चन आया है, सुनिए. सर, इफ रेजिस्टेंट बॉडी इज a solid, then we can say that it is a rigid body. nahi, aman, if resistant body is solid, yes, of course, if resistant body is solid, you can say that it is a rigid body. 100% true, you can say that. क्वेश्चन ये है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई रेजिस्टेंट बॉडी है तो रेजिस्टेंट बॉडी कैसी? सॉलिड बॉडी है, रेजिस्टेंट बॉडी लेकिन सॉलिड हो, तो क्या उसे हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं? यस, 100% यू कैन कॉल इट रिजिड बॉडी. और कोई क्वेश्चन? फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. थर्टी सेकेंड्स वेट करूंगा. और कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए. स्क्रीन आपके सामने है, आई थिंक इट विल बी विजिबल. ड्राइंग हटा दूं. नोट, रेजिस्टेंट बॉडीज को स्क्रीनशॉट मत लेना. आई विल शेयर द पीपीटी इन गूगल क्लासरूम after finishing these 4 lectures, or the concept which we are running. Resistant bodies may be solid, liquid or isochronic gas. See here, it is isochoric gas. Isochronic, not isochronic, it is isochoric gas. Isochoric मतलब constant pressure. ठीक है, constant pressure gas. ये ध्यान रखिएगा. Next, all the rigid bodies are resistant bodies. All the rigid bodies are resistant bodies. No sir, constant. Okay, yes, sorry. It is constant volume. Gajendra, you are right. Isochoric means constant volume. Because recently, yes, it is isochoric. Isochoric means constant volume. Recently, we have discussed there will be no change in volume. Volume is not being changed in case of resistant body. Very good pickup by uh, Rajen. Thank you so much. A question है अमन, sir, resistant body can change their state or not? Resistant body cannot change their state.
Answer is resistant body can never change its state. Now, link. Link is component forming part of chain. Link is component forming part of chain generally rigid with provision at each end for connection to two other links. Forget it. Link is the smallest part or link is smallest element of machine which actively which is most active part of a machine or a mechanism component forming part of chain. अब चेन क्या है? चेन तो अभी नहीं फॉर्म करते ना, ऐसे समझिए। ये ले लेते हैं हम एग्जांपल में, लेफ्ट हैंड पे आ रहा ना, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, इसमें अगर कनेक्टिंग रॉड कंसीडर करें, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, कनेक्टिंग रॉड को। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड इधर पिस्टन से कनेक्ट होता है और इधर जाकर के क्रैंक के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ? क्रैंक के साथ, ठीक है। और पिस्टन खुद कहाँ कनेक्ट होगा? पिस्टन कनेक्ट होता है सिलेंडर के साथ। ये पिस्टन बीच में ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, हैचिंग करके। ये पिस्टन है और ये हमारा बाहर का हो जाएगा सिलेंडर, सिलेंडर, एंड दिस वन इज पी मींस पिस्टन। जो रॉड निकल के आ रही है वो है कनेक्टिंग रॉड, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं? जनरली रिजिड बॉडी विद प्रोविजन एट ईच एंड, मतलब इसका जो एंड होगा ये दूसरे लिंक को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। लिंक क्या होता है? एक दूसरे कंपोनेंट को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। पार्ट ऑफ चेन इसलिए कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। चेन का वो मतलब नहीं है चेन ड्राइव वाला। चेन का ये मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल करके जब उसको ज्वाइन किया जाता है, एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है, तो वो चेन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब बड़ा सा टावर बिल्ड किया जाता है, टावर जब हम बिल्ड करते हैं, देखिएगा, तो टावर बिल्ड करते टाइम एक बेस बना लेते हैं, ठीक है। उस बेस के साथ एक लिंक, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, दूसरे लिंक का एक लिंक यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा लिंक आगे बढ़ा दिया ऐसे, फिर एक लिंक से इसको कनेक्ट कर लिया, एक यहां से कनेक्ट कर दिया, फिर ये यहाँ से कनेक्ट कर। उसका टावर देखा होगा सबने, मोबाइल फोन का टावर तो देखा होगा, बहुत कॉमन चीज है। इस तरह से जब टावर का एग्जांपल आप ले लीजिए, उसमें अलग अलग लिंक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। एक कोई सा भी इसमें हम लिंक अगर कंसीडर कर लें, से दिस वन, ग्राउंड वाला, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो रहा है? इसको अगर लिंक वन बोल दूं मैं, ब्लू कलर में जो लिख के आ रहा है, लिंक वन इज कनेक्टेड विद लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। तो दोनों एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो सारा टावर पैक रहता है बिल्कुल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं गियर्स का। गियर्स, भाई गियर अकेले काम नहीं करता है, एक गियर के साथ दूसरा गियर कनेक्टेड होता है। यहाँ जो फिगर देख रहे हैं आप इस पोजीशन पे, ये जो मैकेनिकल वॉच आती है उसके अंदर के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। और वॉच के अंदर सभी ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं फोटो, तो फोटो या इतनी नॉलेज होगी कि सारे गियर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। एक गियर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होगा, भाई एक शाफ्ट हमने ऐसे बना लिया, गियर इस पर
लगा दिया, ठीक। तो गियर तो सबसे पहले इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसे मैं नंबर 1 बोल देता हूँ। शाफ्ट शाफ्ट को लिंक नंबर 1 बोल देता हूँ, गियर को लिंक नंबर 2। तो ये किसके साथ, शाफ्ट किसके साथ कनेक्टेड है? शाफ्ट कनेक्टेड है पहला तो गियर के साथ, और दूसरा यहाँ पे जो बियरिंग लगाएंगे या सपोर्ट लगाएंगे उसके साथ कनेक्टेड है, या ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है शाफ्ट। अब ये गियर यहीं पे फिनिश नहीं होगा ना, गियर विल बी कनेक्टेड विद अनदर गियर इन लाइन विद अनदर शाफ्ट। तो लिंक हमेशा, लिंक के एंड मोस्ट ऑफ द केसेस when it is not being connected to the ground, most of the cases किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? दो लिंक के साथ, कम से कम दो लिंक के साथ कनेक्टेड होंगे। तो लिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए। लिंक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? And also keep in mind all the links are resistant body. I'm not calling it rigid body because link can be solid, liquid and gas. Next is kinematic link. Kinematic link. Each part of machine that undergoes relative motion with respect to some other part is called as kinematic link. अब ध्यान से सुनना। The example in which we considered a mobile phone tower. फिर से सुन लीजिए। मोबाइल फोन टावर में जो लिंक थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे, उनको काइनामेटिक लिंक नहीं बोलेंगे। रीजन, उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, वो तो नट बोल्ट से हमने लगा करके फिक्स कर दिया, अभी वो मूव नहीं कर सकते जरा सा भी, ठीक है ना। तो उनको काइनामेटिक लिंक नहीं बोलेंगे। काइनेमेटिक लिंक क्या होता है? ईच पार्ट ऑफ मशीन that undergoes relative motion with respect to some other part. For example, wheel has relative motion with respect to frame. Wheel has relative motion with respect to frame. This gear has relative motion with respect to another gear which is attached to that gear. In case of valve, when we move this handle, it has relative motion with respect to the body of valve. Three gears are attached in this figure. इसमें क्या होता है भाई, एक गियर मूव करेंगे, एक गियर जब रोटेट कराएंगे तो बाकी गियर भी रोटेट करेगा। सिलेंडर एंड पिस्टन के केस में कुछ ऐसा हो जाता है, सिलेंडर तो फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, सिलेंडर का मूवमेंट नहीं होगा, बट लेटर आप ये भी पढ़ेंगे कि सिलेंडर भी मूव करता है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में सिलेंडर भी मूव करेगा या करता है, वो आगे पढ़ेंगे। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पर्पल कलर से पिस्टन बना दिया, ठीक है। पिस्टन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कनेक्टिंग रॉड से, ब्लू कलर में है ना। ये यहाँ पे पिन जॉइंट होता है, पिन जॉइंट को मैं कलर हटा देता हूँ, चेंज करता हूँ कलर, ग्रीन कलर से पिन बना देता हूँ इसमें, है ना, ऐसे। तो जब ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करेगा, जब ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करेगा और बाहर की साइड में आएगा, तो क्रैंक के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ये ऐसे अप एंड डाउन मोशन करता है, इसकी वजह से अप एंड डाउन मोशन करता है। एक आगे बढ़ा के मैं आपको दिखाई देता हूँ।
कि रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है इसमें। ओके, हाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, रेड कलर से एक लिंक रेड कलर से है, दूसरा लिंक ग्रीन कलर से, तीसरा पिंक कलर इसके पीछे लगा हुआ, और चौथा लिंक ये है ग्रे कलर में जो डिस्क है। ठीक, तो जब रेड वाली लिंक को कंसीडर करिए, रेड वाली लिंक इस ब्लू के साथ रिलेटिव मोशन में है, ग्रीन के साथ रिलेटिव मोशन में है, और साथ ही साथ पिंक के साथ रिलेटिव मोशन में है। सिमिलरली इफ वी कंसीडर दिस डिस्क विच इज रोटेटिंग, ये भी रेड वाली लिंक के साथ रिलेटिव मोशन कर रही है, या बाकी इस फ्रेम ब्लू कलर वाले को फ्रेम बोलिए, इस फ्रेम के साथ ये रिलेटिव मोशन में है। हम कहाँ थे, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, काइनामेटिक लिंक, each part of a machine that undergoes relative motion with respect to some other part is called kinematic link। अभी सारा भूल जाइए, और ज्यादा क्लियर करने के लिए आपके फिंगर्स है ना, फिंगर्स जब हम मूव कराते हैं, फिंगर्स जब हम मूव करेंगे तो क्या होता है, फिंगर्स मूव कराते टाइम होता है ना मूव ऐसे, जब उसको ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, इसका इंडेक्स फिंगर का इसके साथ हो रहा है, तो सारे फिंगर एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है। और यहाँ पे अगर हम लिंक की बात करें तो बहुत सारे लिंक हो जाएंगे, कैसे, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, there are 12 links connected to each other having relative motion। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ें, फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। 47 हो चुका है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी को अनम्यूट कर दिया, जिसका क्वेश्चन हो वो पूछिए। अमर कुछ कह रहे हो बेटा, लोकेंद्र? बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो ज्यादा इसमें ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ जाओगे। सबसे बढ़िया तो साइकिल तो चलाई हुई है सबने, बताइए। इसके बाद क्या आएगा, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक, बट स्टिल रियल लाइफ एग्जांपल आप देख लें। रिजिड लिंक्स वो लिंक्स होती हैं जो कि सॉलिड हो, इसमें आप जितना भी देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये स्प्लाइन शाफ्ट सॉलिड, क्रैंक शाफ्ट सॉलिड है, हुक सॉलिड, और इधर देखिए बीच में जो अरेंजमेंट लगा हुआ है, इसमें सब सारे लिंक्स कैसे हैं, सॉलिड। एंड सॉलिड रेजिस्टेंट बॉडीज आर कॉल्ड रिजिड बॉडीज और रिजिड लिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल लिंक क्या है भाई, जो फ्लेक्सिबल हो, इसमें चेन क्या है, चेन आपका फ्लेक्सिबल। अब देखना चेन में कंफ्यूजन है, चेन में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे, भाई चेन फ्लेक्सिबल भी है ना, चेन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं। तो चेन यहाँ पे
चेन में तो भाई ढेर सारी लिंक हैं। अगर हम 1 मीटर की चेन ले लें तो उसमें 200-250 लिंक हो जाएंगी। तो चेन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे देगा। कैसे? अगर सिर्फ और सिर्फ चेन को कंसीडर करते हैं, छोटे से पार्ट को कंसीडर करते हैं इस चेन के, छोटे से पार्ट को, मतलब सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करते हैं, तो इसमें आपको एक यहाँ पे बाहर दोनों साइड में ला लीजिए तो 4, 6, 10, 10-12 पीसेस मिल जाएंगे, 10-12 लिंक्स मिल जाएंगी। लेकिन जब मोशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसमिट करने की बात आती है, तो इस पूरे चेन को एक सिंगल लिंक माना जाता है, वन लिंक, है ना। इसको हम एक लिंक मानेंगे। बट इफ वी आर स्टडिंग चेन इटसेल्फ एज चेन और एज अ मैकेनिज्म, चेन इटसेल्फ एज अ मैकेनिज्म, तो यहाँ पर ढेर सारी लिंक्स आएंगी। लेकिन जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फोर्स ट्रांसमिट करने की बात आएगी, तो होल चेन विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल लिंक। बेल्ट के केस में क्या होगा? बेल्ट इज फ्लेक्सिबल लिंक, है ना, फ्लेक्सिबल होता है। इधर से जाके ये मुड़ जाएगा, ये बेलोज, दिस वन इज कॉल्ड बेलोज। इसको यूज करते हैं, ये ब्रेक का ही पार्ट है, न्यूमेटिक ब्रेक का बताया था ना। तो क्या होगा, जैसे ही एयर प्रेशर आएगा ये एक्सपेंड हो जाएगी, ये पोर्शन, ये बैलून मान लीजिए, इसको बैलून जैसा बेलोज बोलते हैं, ये एक्सपेंड होगा और ब्रेक काम करना स्टार्ट करेगा। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक कहाँ होता है भाई? ये देखो, बाइक, आपकी बाइक, बाइक में डिस्क ब्रेक, जब आप अप्लाई करते हैं ब्रेक, तो कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड, है ना, लिक्विड ब्रेक होता है। तो वो लिक्विड आपके हाथ से, हाथ वाले लीवर से प्रेस होकर के ब्रेक वाले पोजीशन तक आता है और शू कनेक्ट होकर के ब्रेक अप्लाई करता है। तो ये तीनों लिंक अगली क्लास में मैं फिर से तीनों टाइप का, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। आपका क्वेश्चन नहीं था तो फिर आगे बढ़ के बता दिया कि हाँ ये चीजें और स्टडी करनी है। एंड आफ्टर दैट फिर हम चेन की स्टडी या पेयर की स्टडी, हाँ पेयर की स्टडी करना शुरू कर देंगे और इसमें लगेगा टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन हो तो अभी 2-3 मिनट का टाइम है, डिस्कस कर लीजिए। अरे है किसी को? Let's see in the chat. ठीक है, 52 हो गया है। क्वेरी नहीं है तो क्लासरूम छोड़ सकते हैं, हम करते हैं क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू हेलो सो मच। हाँ बोलिए। सर, मैं संदीप बोल रहा हूँ सर। हाँ संदीप बताओ। हेलो हाँ संदीप मैं सर, वो सुन रहा हूँ। वेदर के प्रॉब्लम से सर वो दो बार 3 बार रिकनेक्ट हो गया सर। सर अच्छा वेदर की प्रॉब्लम से सर 2-3 बार रिकनेक्ट हो गया हूँ सर। ओके। दोबारा ज्वाइन किया सर मैंने। अच्छा तो क्या ये रह गया? प्रॉब्लम थी सर। अब क्लासरूम वाले सर फोरम में इसमें डिस्कस सर कर लेंगे संदीप। गूगल क्लासरूम वाले ठीक है फोरम में सर, अपना ओके सर। क्वेश्चन डाल दो, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा, है ना। ठीक है सर। थ्योरी में डालना है। यस सर, यस सर। निखित क्या कह रहे हैं? निखित अनम्यूट करके बोलो, सभी ऑलरेडी अनम्यूटेड है मेरी तरफ से। कोई क्वेरी है अंकित? सर एक बार सर फ्लेक्सिबल कपलिंग दिखा दीजिए सर। सर पीडीएफ को कहाँ सेंड करोगे सर? वेयर बेटा विल यू सेंड? पीडीएफ, अभी पीडीएफ नहीं, सुनो, यस सर।
की बुलेट है वो बुकलेट में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ पीडीएफ गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम तो सर चली ही नहीं है हाँ सर, गूगल क्लास तो चलती नहीं है। गूगल क्लास नहीं चलेगी, गूगल क्लास में सिर्फ आपको मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा और वहीं सबमिट करना है, समझ गए? गूगल क्लास में सर? हाँ ज्वाइन कर लेना उसको। सर ज्वाइन कैसे होगा सर वो? आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भेजो, बताऊंगा। भेज रहा हूँ सर। ठीक है, 55 हो गया तो अभी क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।